नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट विद सिग्मा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं प्रदीप यादव आज आपके लिए लिख के आया हूँ जनरल साइंस की दूसरी क्लास मानव रोग की। देखो दोस्तों, जो अपनी पहली क्लास थी साइंस की, उसमें अपन ह्यूमन डिजीज मानव रोग के बारे में बात कर रहे थे। इसमें अपन ने पढ़ा कि रोग जो होता है वो इस प्रकार की सिचुएशन होती है, ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी स्थिति होती है कि जिसमें अपना शरीर सही ढंग से काम नहीं करता। उस स्थिति को ही क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। फिर उसके बाद बात की कि रोगों की प्रकृति के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया। एक तो थे जन्मजात रोग और एक थे अर्जित रोग। एक तो थे जन्मजात रोग, कॉन्जेनिटल डिजीज, और दूसरे थे एक्वायर्ड यानी कि अर्जित रोग। देखो दोस्तों, अपन ने जो पहली वीडियो थी उसमें हम बात कर रहे थे जन्मजात रोगों के बारे में। जो जन्म के साथ ही बच्चों में आते हैं उन्हें कहते हैं जन्मजात रोग। और जन्मजात रोगों में अपन ने दो रोगों के बारे में बात कर चुके थे। एक तो जन्मजात रोग अपन ने पढ़ लिया था हीमोफीलिया, और दूसरा रोग अपन ने पढ़ा था कलर ब्लाइंड, वर्णांधता। इन दो रोगों के बारे में अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि ये रोग जन्मजात रोग या आनुवंशिक रोग होते जो जन्म के साथ ही बच्चों में आते या माता पिता से बच्चों में आते, उन्हें कहते हैं जन्मजात या आनुवंशिक रोग। आज अपन इसी कड़ी में पहला रोग हीमोफीलिया पढ़ा था, दूसरा रोग वर्णांधता पढ़ा था, तीसरा रोग आज स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसका नाम होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। देखो दोस्तों, ये क्रोमोसोमल डिजीज होती है कि गुणसूत्र ये विकार होते हैं कि गुणसूत्रों में यदि वेरिएशंस आ जाते हैं, विभिन्नताएं आ जाती है, तो उनसे बच्चों में कौन कौन से किस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन इस वीडियो के माध्यम से। तो देखो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो रोग है वो है टर्नर सिंड्रोम। यहां बात करते हैं, तीसरा जो रोग था वो अपना है टर्नर सिंड्रोम। सुनिएगा इसको, टर्नर सिंड्रोम। पहली बात तो दोस्तों, ये जो टर्नर सिंड्रोम जो रोग होता है ये होता है महिलाओं में। पहला बात कि ये रोग किसमें होता है? टर्नर सिंड्रोम ये रोग होता है महिलाओं में होता है। क्या होता है ये रोग, इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि मानव जो होता है उसके अंदर जो टोटल गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, उनकी संख्या होती है 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? हम बात करेंगे 46। और जोड़ी में पूछे तो जोड़ी कितनी होती है इसमें? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं हमारे शरीर के अंदर। अब ये 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, इस गुणसूत्रों में क्या होता है कि टोटल जो संख्या अपन ने बात की यहाँ पे 46 है। यदि किसी भी प्रकार की कोई वेरिएशंस आती है, कोई विभिन्नता आती है, तो उससे गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अब गुणसूत्रीय विकार जो होंगे वो किस प्रकार से उत्पन्न होंगे वो देखेगा। टर्नर जो सिंड्रोम होगा इसके अंदर देखिए दोस्तों, क्या होता है कि गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 23 जोड़ी। 23 जोड़ी का मतलब 1 से लेके और 22 जोड़ी तक जो होते हैं, यानी कि शुरू के जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उन्हें नाम देते हैं फिजिकल क्रोमोसोम, यानी कि कायिक गुणसूत्र। और लास्ट का जो एक जोड़ी होता है उसको कहते हैं लिंग गुणसूत्र, यानी सेक्स क्रोमोसोम। तो इस रोग से पीड़ित जो महिला होगी टर्नर सिंड्रोम में, उसमें क्या होगा कि जो शुरू के 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी का मतलब टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 44। अब इसमें ये 44 तो फिजिकल क्रोमोसोम हो गए, और लास्ट का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो महिलाओं में कौन सा होता है दोस्तों? XX होता है। ये जो महिला होगी ये होगी सामान्य महिला। 44 प्लस XX ये तो सामान्य महिला है, इसमें तो किसी प्रकार का विकार नहीं है। लेकिन ये टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित जो महिला होगी
उसमें क्या होगा कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो 2 की बजाय कितना रह जाता है, 1 ही रह जाता है। यानी कि इस महिला में एक एक्स लिंग गुणसूत्र की दोस्तों कमी होगी, और टोटल जो क्रोमोसोम आए इस महिला में कितने आए वो देखिएगा। टोटल क्रोमोसोम जो होंगे वो कितने होंगे इसके अंदर, 45। गुणसूत्र कितने होने चाहिए थे, 46। इस महिला में कितने गुणसूत्र हैं, 45। तो इस डिजीज को, इस रोग को हम क्या नाम देते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित जो महिला होगी, इस महिला का शारीरिक विकास पूरा नहीं हो पाता, अर्थात मैं ये कह दूं कि इस प्रकार की महिला कभी मां नहीं बन सकती। इस प्रकार का रोग होता है ये टर्नर सिंड्रोम। अब इसमें जो काम की बात है वो ये मुख्य रूप से 44 + x = 45 इस प्रकार का इक्वेशन दे दी जाती है आपको, और पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का रोग है, तो इस पे आपको फोकस करना है कि 44 + x = 45, और इस रोग को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। और ये रोग किस में होता है, महिलाओं में होता है। महिलाओं में सेक्स क्रोमोसोम XX होते हैं, लेकिन इस रोग से पीड़ित जो महिला होगी उसमें एक X लिंग गुणसूत्र क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण इसमें ये विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन। अगला जो रोग होता है नंबर 4, इसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होगा, इस रोग के बारे में अपन बात करें सबसे पहले कि ये जो रोग होता है, पहली बात ये रोग किसमें होता है, पुरुषों में होता है। किसमें होगा ये क्लाइनफेल्टर, पुरुषों में होता है। ठीक है, क्लाइनफेल्टर रोग किसमें हुआ, पुरुषों में होता है। अब सुनिएगा इसके बारे में। भाई पुरुषों में जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी 46 ही होते हैं, 46 होते हैं। और 46 जो क्रोमोसोम होते हैं वो पुरुषों में इस प्रकार से होते हैं, 44 + XY। 44 तो कौन से, फिजिकल क्रोमोसोम, कायिक गुणसूत्र होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम इसमें होते हैं XY। महिलाओं में आपने पढ़ा XX, पुरुषों में कौन सा हुआ, XY। अब ये जो पुरुष होता है ये सामान्य पुरुष होता है। अब इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो पीड़ित पुरुष होगा उसमें क्या होता है कि एक X लिंग गुणसूत्र ज्यादा हो जाते हैं। भाई गुणसूत्रीय विकार जो होते हैं वो कब उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य में कुल गुणसूत्र 46 होने चाहिए। अब माता पिता से 23 गुणसूत्र पिता से आएंगे और 23 गुणसूत्र माता से, तो टोटल बच्चे में कितने गुणसूत्र हुए, 46। अब इस सिंड्रोम से पीड़ित जो बच्चा होगा उसमें क्या होगा, देखो दोस्तों कि एक X लिंग गुणसूत्र जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। XY बराबर कितने हो गए, 47। अब देखेगा कि इसके अंदर अपन ने बात की कि टोटल क्रोमोसोम कितने होने चाहिए मनुष्य में, 46। लेकिन इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित जो पुरुष होगा उसमें एक X लिंग गुणसूत्र ज्यादा आ जाता है। तो ये इक्वेशन बन गई 44 + XXY। होने चाहिए थे 46, अब इसमें कितने गुणसूत्र हो गए, 47 गुणसूत्र हो गए। तो इस विकार को हम क्या नाम देंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। और इस रोग में क्या होता है दोस्तों, इसमें पुरुष और महिला दोनों के लक्षण आ जाते हैं, या मैं कह दूं कि ये ना तो पूर्ण रूप से पुरुष होगा और ना ही पूर्ण रूप से स्त्री होगा। तो इस विकार को हम क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। अगला जो विकार होता है नंबर 5 पे हम बात करें, तो अगला विकार जो होता है इसका नाम होता है जैकब, या इसको कहते हैं क्रिमिनल सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम कह दो, या इसका नाम होता है क्रिमिनल सिंड्रोम, या इसका एक नाम और होता है, इसे भाई क्या कहते हैं, इसे सुपर मेल कहते हैं, सुपर मेल भी कहते हैं। सुपर मेल भी कहते हैं।
अब देखो इस सिंड्रोम के 3 नाम हो गए, चाहे तो सुपर मेल कह दो, चाहे क्रिमिनल सिंड्रोम, या इसको जैकब सिंड्रोम कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है सुपर मेल है इसका नाम, तो पहली बात तो ये रोग किसमें होगा भाई, पुरुषों में होगा। सुपर मेल है तो किसमें होगा, पुरुषों में होगा। इस रोग से जो पीड़ित पुरुष होगा उसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे, 44। ये तो फिजिकल क्रोमोसोम है, काई गुणसूत्र 44 ही होने चाहिए, ये तो सही है। लेकिन इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो एक्स वाई वाई हो जाएंगे, और टोटल क्रोमोसोम इसके अंदर भी कितने हो गए भाई, 47 हो गए। अब 47 अपन शुरू से बात कर रहे हैं कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने होने चाहिए, 46। अब इस पुरुष में कितने गुणसूत्र आ गए, 47। क्लाइनफेल्टर और सुपरमेल इन दोनों में एक ही अंतर है, क्लाइनफेल्टर में एक एक्स ज्यादा हो गया था, और सुपरमेल क्रिमिनल या जैकब सिंड्रोम में एक वाई क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है। और ये वाई क्रोमोसोम ज्यादा होने के कारण, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, ये जो बच्चा होगा ये बड़ा होकर क्रिमिनल बनेगा, आतंकवादी बनेगा। इस तरह का जो बच्चा होता है वो बात बात पे लड़ाई झगड़ा करना, झगड़ालू प्रकृति की इसकी आदत रहेगी, एकदम गुमसुम रहना, चुपचाप रहना और बात बात पे लड़ाई झगड़ा करना, ये इसके क्या होंगे, लक्षण होते हैं। और ये बड़ा होकर आतंकवादी बनता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए इस सिंड्रोम को क्या नाम दिया गया, क्रिमिनल सिंड्रोम होता है। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या बनी, 44 प्लस एक्स वाई वाई, तो टोटल क्रोमोसोम इसके अंदर कितने हो गए, 47 हो गए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपन। अगला सिंड्रोम आता है नंबर 6 पे, सुपर फीमेल। अब देखो सुपर फीमेल है तो पहली बात तो नाम से स्पष्ट है, फीमेल है तो ये रोग जो होगा ये महिलाओं में होगा। अब इस रोग से पीड़ित जो महिला होगी वो किस प्रकार की होगी, सिम्टम वही सुपर मेल में पुरुषों में आए थे, सुपर फीमेल में महिलाओं में आएंगे। और किसकी इक्वेशन बनेगी, 44 प्लस एक्स 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 बराबर क्या हो गए, 47। यानी कि इस महिला में क्या हो गया, एक एक्स लिंग गुणसूत्र ज्यादा हो गया। भाई महिलाओं में सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, लेकिन इस रोग से पीड़ित जो महिला होगी उसमें सेक्स क्रोमोसोम क्या हो गए, ट्रिपल एक्स हो गए, एक एक्स ज्यादा आ गया, जिसके कारण इसकी प्रवृत्ति भी कुछ झगड़ालू जैसी रहेगी। जैसा कि अपन सुपर मेल में पढ़ा, इसी प्रकार की महिला क्या होगी, सुपर फीमेल होगी। देखिए इनमें क्रोमोसोमल जो डिजीज थी, अब तक अपन ने ये जो 4 रोग पढ़े क्रोमोसोम के, टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है, एक एक्स लिंग गुणसूत्र कम हो जाता है उसमें। क्लाइनफेल्टर पुरुषों में होता है, उसमें एक एक्स लिंग गुणसूत्र अधिक हो जाता है। सुपर मेल क्रिमिनल या जैकब सिंड्रोम पुरुषों में होता है, उसमें एक वाई गुणसूत्र ज्यादा, लिंग गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है। और सुपर फीमेल जो होती है ये महिलाओं में होगा और इसमें एक एक्स लिंग गुणसूत्र अधिक हो जाता है। इस प्रकार की जो महिला होगी उसे कहा जाता है सुपर फीमेल। और इसका रेशियो जो होता है लगभग 50,000 महिलाओं में से एक जो महिला होती है वो सुपर फीमेल होती है। तो अब तक से जो 4 रोग पढ़े अपन ने, इनमें तो क्या था कि जो फिजिकल क्रोमोसोम थे वो तो सेम थे, सब में सही थे, 44 होने चाहिए, 44 ही थे। इसमें वेरिएशंस कहां पे आ रहा था, सेक्स क्रोमोसोम में। सेक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं, महिला होगी तो एक्स एक्स, पुरुष होगा तो एक्स वाई, लेकिन इनमें ये वेरिएशंस के कारण ये क्रोमोसोमल डिजीज उत्पन्न होती है। आगे हम बात करते हैं अगले रोग की, जिसका नाम होता है डाउन सिंड्रोम। नंबर 7 पे आता है डाउन सिंड्रोम। देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे परीक्षा में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डाउन सिंड्रोम जो रोग होता है वो किस प्रकार का रोग होता है। अब तक तो रोग पड़े या तो महिलाओं में हो रहे थे, पुरुषों में हो रहे थे। ये जो रोग होता है डाउन सिंड्रोम, ये महिलाओं में भी हो सकता है और पुरुषों में भी हो सकता है। इस रोग में क्या होता है, देखिएगा इस रोग में जो होगा वो ये होगा कि 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, अब आपको यहां फोकस करना है, 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब तक हम बात कर रहे थे 1 से लेकर 22 जोड़ी तक क्या कहलाते हैं, कायिक गुणसूत्र, फिजिकल क्रोमोसोम। तो भाई 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र है वो किस प्रकार का गुणसूत्र है,
तो आप बताओगे कायिक गुणसूत्र है। और लास्ट का 23वीं जोड़ी होता है वो लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। अब इसके अंदर क्या होगा, 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र ज्यादा हो गए तो 22 जोड़ी तक टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 44 होते हैं। 22 जोड़ी तक, लास्ट का एक जोड़ी होता है उसमें 2 गुणसूत्र होते हैं तो टोटल 44 और 2 46। लेकिन डाउन सिंड्रोम से पीड़ित जो रोगी होगा इसके अंदर क्या होगा, 21वीं जोड़ी गुणसूत्रों में जब एक गुणसूत्र अधिक हो गया तो इसमें क्या होगा कि टोटल जो क्रोमोसोम होंगे वो 44 की बजाय फिजिकल क्रोमोसोम्स की टोटल संख्या कितनी होगी, 45। और भाई लड़की होगी तो ये होगा XX और लड़का होगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा XY। 45 प्लस XY, दोनों स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों कितनी बन रही है, 47 बन रही है। ये इक्वेशन इसलिए लिखी कि महिला होगी तो सेक्स क्रोमोसोम XX होगा, पुरुष होगा तो XY। वेरिएशंस कहां आ रही है, अब इसमें यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में बहुत बार कि डाउन सिंड्रोम का संबंध कौन से जोड़ी गुणसूत्रों से होता है। तो डाउन्स का जहां पे नाम आ गया आपका आंसर क्या होगा, 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है जिसके कारण ये डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। महिलाओं में भी हो सकता है और पुरुषों में भी हो सकता है। अब ये जो गुणसूत्रीय विकार होगा इसमें बच्चा जो होगा, उस रोगी जो होगा उसमें क्या क्या लक्षण आएंगे, क्या क्या सिम्टम आएंगे, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये जो बच्चा होगा इस बच्चे के अंदर एक इस प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाएगा कि इसका जो चेहरा होता है वो चंद्रमा जैसा गोल हो जाता है, आंखें इसकी दूर दूर स्थित होती है, होठ कटा हुआ होता है, जीभ में दरार होती है और ये जो रोगी होगा ये मंद बुद्धि होगा, यानी कि इसका IQ लेवल बहुत कम होगा। इसलिए इस रोग को हम कहते हैं मंगोलियन मूर्ख कहते हैं, मंगोलियन मूर्ख कहते हैं। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन, मंगोलियन मूर्ख किसे कहते हैं, तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित जो रोगी होगा उस रोगी को क्या नाम दिया जाता है, मंगोलियन मूर्ख कहा जाता है। और ये जो मंगोलिया प्रांत के जो लोग हैं उनके जैसा दिखता है ये बच्चा, चेहरा गोल हो जाता है, इसका आंखें दूर दूर स्थित होती है। और मूर्ख इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका IQ लेवल कम होता है, ये मंद बुद्धि बच्चा होता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, मंगोलियन मूर्ख कहते हैं। अब इसमें देखिएगा ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है मंगोलियन मूर्ख किसे कहते हैं, डाउन सिंड्रोम से। डाउन सिंड्रोम का संबंध कौन सी जोड़ी गुणसूत्र से है, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र से इसका संबंध होता है। और 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र ज्यादा होने से टोटल जो फिजिकल क्रोमोसोम 44 होने चाहिए थे उसकी जगह कितने हो गए, 45 हो गए। महिला में भी हो सकता है और पुरुष में भी हो सकता है ये रोग। तो इस रोग का नाम है डाउन सिंड्रोम। चलो आगे अपन बात करते हैं। अगला जो रोग आता है इसका नाम है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड जो सिंड्रोम होता है इसका जो संबंध होगा वो होगा 18वीं जोड़ी गुणसूत्रों से। किससे होगा दोस्तों, 18वीं जोड़ी गुणसूत्र से इसका संबंध होगा। अब 18वीं जोड़ी आपसे पूछे कि 18वीं जोड़ी कौन सा गुणसूत्र होगा, तो वो शुरू में बात की अपन ने 1 से लेकर 22 जोड़ी तक फिजिकल क्रोमोसोम होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं। और 18वीं जोड़ी में जब एक गुणसूत्र ज्यादा होता है तो टोटल 22 जोड़ी तक फिजिकल क्रोमोसोम 44 होने चाहिए, लेकिन 18वीं में एक ज्यादा हो गया तो वही गुणसूत्रों की संख्या कितनी बन जाती है, इसमें भी 45 हो जाते हैं। इसमें भी क्रोमोसोम कितने होंगे, 45। और ये लड़कियों में भी हो सकता है XX, और ये किसमें भाई, लड़कों में भी हो सकता है ये। तो यहां भी टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47। होने कितने चाहिए थे गुणसूत्रों की संख्या, 46। लेकिन इस रोग से पीड़ित जो रोगी होगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। अंतर कितना है कि डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी में एक ज्यादा हो गया था, और जो एडवर्ड सिंड्रोम है इसमें 18वीं जोड़ी। अब ये क्वेश्चन आता है, मिलान कीजिएगा, तो डाउन सिंड्रोम का संबंध 21वीं जोड़ी से, एडवर्ड सिंड्रोम का संबंध किससे है, 18वीं जोड़ी गुणसूत्रों से। और ये जो रोगी होगा इस रोगी में दोस्तों मस्तिष्क संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें क्या प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसका संबंध किससे होगा, ब्रेन से। यानी कि ये जो रोगी होगा
इस रोगी के ब्रेन का डेवलपमेंट, मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा और ये जो रोगी होगा ये अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक जीवित रह सकता है। कितने दिन तक जीवित रहेगा ये बच्चा? अधिकतम 6 महीने, अधिकतम ये 6 महीने तक जीवित रहेगा, जीवित रह सकता है। यानी कि ये जो रोगी होगा ये ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक जीवित रहेगा, फिर इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, चलो अगले सिंड्रोम पे चलते हैं। अगला सिंड्रोम आता है इसमें पटाऊ सिंड्रोम। देखो दोस्तों, पटाऊ सिंड्रोम का संबंध आपसे पूछा जाएगा तो इसका संबंध भी सीधा सीधा आप क्या बताओगे? 13वीं जोड़ी गुणसूत्र। इसका संबंध किससे है? 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में क्या होता है? एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। बार बार बात कर रहे हैं कि 1 से 22 जोड़ी तक कायिक गुणसूत्र होते हैं, तो 13वीं जोड़ी भी कायिक गुणसूत्रों में ही आता है। अब 13वीं जोड़ी में एक ज्यादा हो गया तो 22 जोड़ी तक 44, और 13वीं में एक ज्यादा हो गया तो 44 और कितने हो गए? 45। अब इसके अंदर भी फिजिकल क्रोमोसोम जो थे वो 44 की बजाय कितने हो गए? 45 हो गए। तो फिजिकल क्रोमोसोम 45 और महिला होगी तो XX और पुरुष होगा तो कौन सा? XY। और भाई इसमें भी टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 47। होने कितने चाहिए मनुष्य में? 46। लेकिन इस रोगी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 47 होगी। और इस रोगी में क्या होता है, इसमें क्या वेरिएशंस आते हैं इसकी बॉडी में, तो आप बताओगे? इसमें हृदय संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। हृदय संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है। यानी कि ये जो रोगी होगा इसके हार्ट का डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं हो पाएगा, या मैं कह दूं इसका हृदय जो होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ये जो रोगी होगा ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 3 महीने तक जीवित रह सकता है। 3 महीने तक जिंदा रहेगा। यानी कि ये अधिकतम कितने दिन तक जिंदा रहेगा? 3 महीने तक जिंदा रहता है। 3 महीने के दौरान इस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी किस प्रकार का रोग था? ये भी जेनेटिकल डिजीज था, कोंजेनिटल था, या अपन जन्मजात या आनुवंशिक रोग कहते हैं। और ये रोग माता पिता से या शिशु में जन्म के साथ ही आते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने जो रोग पढ़े अब तक, ये सारे रोग किस प्रकार के थे? जन्मजात या आनुवंशिक रोग है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। हीमोफीलिया पढ़ा अपन ने, वर्णांधता पढ़ा, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सुपर मेल, सुपर फीमेल, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम। ये जो रोग पढ़े अपन ने, ये रोग किस प्रकार के थे? जन्मजात या आनुवंशिक रोग थे। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि जो एक्वायर्ड डिजीज होते हैं, अर्जित रोग होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे दूसरे रोगों का प्रकार लिखे। दूसरे किस प्रकार के रोग थे? अर्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज। अर्जित रोग क्या होते हैं? कि ऐसे रोग जो मानव में जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं। भाई जो जन्म के साथ आते थे जन्मजात, और जो जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं उन रोगों को क्या कहते हैं? अर्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। अब ये जो अर्जित रोग होते हैं इनके बारे में हम बात करते हैं कि ये जो रोग होंगे ये 2 प्रकार के होते हैं। अर्जित रोग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो होते हैं संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज होती है संक्रामक रोग, और दूसरे होते हैं इसमें असंक्रामक रोग, अनकम्युनिकेबल डिजीज, असंक्रामक रोग। यानी कि अर्जित रोग कितने प्रकार के? वे 2 प्रकार के, संक्रामक रोग और असंक्रामक। कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग का मतलब क्या हुआ? कि भाई ये ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। अर्थात जैसे कोई रोगी है और रोगी के संपर्क में आप जाते हो और आपको भी वो रोग हो जाता है, तो उस रोग को हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग, रोगी के संपर्क में जाने पे आपको ये रोग नहीं होगा, तो ये रोग क्या कहलाएगा? असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोगों की हम बात करें तो संक्रामक जो रोग होते हैं इनको फैलाने वाले
छोटे छोटे जीव होते जिन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं, या अपन इन सूक्ष्म जीवों को जैसे जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, ये सूक्ष्म जीव होते हैं और ये सूक्ष्म जीव इन रोगों को फैलाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है रोगाणु। अभी HSSC डी ग्रुप का पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भी रोगाणु किसे कहते हैं। तो रोगाणु क्या होते हैं, तो दोस्तों जाहिर सी बात है जो रोग फैलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रोगाणु। रोगाणु क्या होंगे, अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो रोगाणु होंगे उनमें कौन कौन से रोगाणु होते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि भी रोगाणु जो होते हैं वो जीवाणु हो सकते हैं, रोगाणु जो होते हैं वो विषाणु हो सकते हैं, रोगाणु कवक होते हैं, रोगाणु प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ ये सब क्या होते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम नाम देते हैं, ये क्या है, रोगाणु है। रोगाणु का मतलब क्या हो गया कि ये सभी रोगों को फैलाते हैं। अब यहां पे हम बात करेंगे कि भाई दूसरे तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछते हैं परीक्षा में, कौन से बैक्टीरियल डिजीज है मतलब जीवाणु जनित रोग है, कौन से वायरल डिजीज है विषाणु जनित रोग है, कौन सी फंगल डिजीज है कवक जनित रोग, कौन से प्रोटोजोआ जनित रोग है। इन सब रोगों के बारे में जो जनरल डिजीज होती है उनके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन ये जो संक्रामक रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है, इस डिजीज के अंदर हम बात करेंगे यहाँ सबसे पहले कि जो वायरल बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि संक्रामक जो रोग होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। अब इन डिजीज के प्रकार में अपन सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज की। बैक्टीरियल मतलब जीवाणु जनित रोग, क्या कहते हैं इसको, बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं, जीवाणु जनित रोग। पहली बात तो दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी आपके डी ग्रुप में ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा जीवाणु जनित रोग है, कौन सा विषाणु जनित रोग है, कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है। इस HSSC डी ग्रुप के दोनों शिफ्ट के जो पेपर थे सभी के अंदर लगभग ये डिजीज के ऊपर क्वेश्चन आए थे, 5-6 क्वेश्चन थे वो रोगों के ऊपर पूछे गए थे। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे कि बैक्टीरियल जो डिजीज होती है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तो मैं इनके नाम लिख देता हूं यहाँ पे कि भाई ये जीवाणु जनित जो रोग होते हैं वो कौन कौन से रोग होते हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। तो इसकी एक टेबल बन जाएगी हमारे पास कि ये बैक्टीरिया से होने वाले, जीवाणु से होने वाले रोग है। तो दोस्तों यहां एक रोग का नाम आता है टीबी। टीबी आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं तपेदिक, या इसका एक नाम और होता है क्षय रोग। देखो भाई 3 नाम हो गए, तपेदिक कह दो, टीबी कह दो या क्षय रोग कह दो, एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के परीक्षा में पूछा गया था कि टीबी जो रोग होता है वो किससे होता है। ऑप्शन थे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो आपका आंसर होगा टीबी जो रोग होता है वो किससे होता है, जीवाणु से होता है। एक एक करके इन डिजीज के बारे में अपन पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया से होता है तो भाई उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, रोगी के क्या क्या लक्षण आते हैं, फिर उसके बचाव और उपचार के लिए कौन सी दवाइयां दी जाती है, इन सब के बारे में अपन पढ़ते हुए चलेंगे। तो टीबी कैसा रोग है, बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोग है। दूसरा एक इसमें रोग आता है जिसका नाम होता है टाइफाइड। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा टाइफाइड। ये क्वेश्चन आपके डी ग्रुप के एग्जाम में पूछा गया था 21 तारीख या 22 तारीख को जो पेपर था उसमें। टाइफाइड जो रोग होता है इसको बोलते हैं इंटेस्टाइन फीवर, मतलब इसका नाम होता है आंत्रिय बुखार। यानी कि इसमें जो हमारे इंटेस्टाइन जो होती है, आंत जो होती है वो प्रभावित होती है टाइफाइड रोग के अंदर। तो टाइफाइड जो रोग होता है वो किससे होता है, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो आपका आंसर क्या होगा, टाइफाइड कैसा रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु जनित रोग है। तीसरा अगला रोग आता है इसमें टिटनेस। टिटनेस जो रोग होता है वो किससे होता है, तो आप बताओगे जीवाणु से होता है। आगे आता है हैजा। हैजा रोग भी किससे होता है, जीवाणु से। एक रोग आता है निमोनिया। निमोनिया रोग किससे होता है, तो निमोनिया रोग का कारण भी क्या होता है, जीवाणु होता है। अगला रोग आता है इसके अंदर आपका कोड, लेप्रोसी जिसको कहते हैं। कोड जो रोग होता था बहुत पहले जमाने में होता था, आजकल कोड रोग नहीं होता है, लेकिन ये भी किससे होता है, ये भी जीवाणु से होता है। अगला जो रोग आता है इसका नाम होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या है भाई,
जीवाणु से होने वाला एक रोग है। एक रोग आता है प्लेग। प्लेग जो रोग होता है ये भी किससे होता है? जीवाणु से होता है। एक आता है इसमें सिफिलिस। सिफिलिस रोग भी किससे होता है? जीवाणु से होता है। और एक इसमें होता है गोनोरिया। ये रोग भी किससे होता है? जीवाणु से होता है। तो ये लगभग अपन ने 10 डिजीज लिख दी कि ये किस प्रकार के रोग है। तो ये सारे के सारे बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु से होने वाले रोग है। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाता है कि भाई ये रोग का कारक क्या होता है? जीवाणु। या इसमें ये पूछ लिया जाता है कि जीवाणु से होता है तो इस जीवाणु का नाम क्या है। फिर दूसरा, इसमें कौन से इसके बचाव और उपचार के लिए कौन सी दवाइयां, कौन से टीके लगाए जाते हैं, उनके बारे में एक एक करके इन डिजीज के बारे में आगे अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले कि ये किस प्रकार के रोग लिख दिए सारे यहाँ पे, जीवाणु जनित रोग। ठीक है, चलो अब एक एक करके इन रोगों के बारे में अपन बात करते हैं। जीवाणु जनित रोगों में सबसे पहला रोग आ गया, वो आ गया टीबी। टीबी अभी पढ़ा आपने, इसको क्या कहते हैं? तपेदिक, या इसका अगला नाम होता है क्षय रोग। टीबी कह दो, तपेदिक कह दो, या क्षय रोग कह दो, एक ही बात है। किससे होता है भाई? जीवाणु से होता है। अब देखिएगा दोस्तों, अपने को इसमें क्या याद रखना है। तो सबसे पहले तो ये रोग किससे होता है? जीवाणु से। तो इस जीवाणु का नाम आपको याद होना चाहिए कि टीबी जो रोग होता है वो किस जीवाणु से होता है। तो जीवाणु का नाम मैं लिख दूं यहां पे, जीवाणु का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, देखो ये ट्यूबरक्लोसिस को याद रखिएगा। ट्यूबरक्लोसिस से क्या बना है? टीबी बना है। तो टीबी जो रोग होता है वो एक जीवाणु से होता है, और उस जीवाणु का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से ये रोग होता है। अब इसमें क्या होता है, अगली बात करें इसमें कि ये जो टीबी का रोगी होता है उस रोगी के लक्षण क्या क्या होते हैं। भाई टीबी का जो रोगी होगा उसके क्या सिम्टम आते हैं। तो दोस्तों इसके सिम्टम की बात करें तो सबसे पहले टीबी का जो रोगी होता है, टीबी बॉडी में कहीं पे भी हो सकती है। टीबी ब्लड में भी हो सकती है, टीबी बोन्स में भी हो सकती है, टीबी लंग्स में भी हो सकती है। ज्यादातर जो टीबी होती है भारत में बात करें तो फेफड़ों में हो जाती है। तो फेफड़ों के अंदर टीबी होने के कारण रोगी को क्या होता है? लगातार खांसी आती रहती है, तेज खांसी आती है, लगातार कफ के साथ खांसी आती है। और ये जो रोगी होगा इसका जो पाचन तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, वो पूर्ण रूप से कमजोर हो जाता है। लगातार खांसी आती रहती है, रात में इसको अत्यधिक पसीना आता है। ये सब क्या होते हैं? टीबी के लक्षण होते हैं, सिम्टम आते हैं। ठीक है, फिर अगली बात आती है इसके टीबी के बचाव के लिए क्या करें हम? बचाव व इसका उपचार। तो देखो दोस्तों, बचाव के लिए तो ये क्या होता है? सब कम्युनिकेबल डिजीज है, ये संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोगों से बचने के लिए सबसे जरूरी तो है कि भाई रोगी से आप दूरी बनाए रखें, क्योंकि इसके जो रोग होते हैं ये संक्रमण के कारण फैलते हैं। कि भाई टीबी का जो रोगी होता है यदि वो खांसता है, छींकता है, वोमिटिंग कर देता है, तो उसके मुंह से ये ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया होता है ये निकलकर वातावरण में फैल जाता है। और उस वातावरण में कोई स्वस्थ आदमी सांस भी लेता है तो सांस के साथ ये बैक्टीरिया उसकी बॉडी में चला जाता है, उसको भी रोग ग्रसित कर देता है। तो सबसे पहले इसके बचाव के लिए तो ये होगा कि भी रोगी से दूरी बनाए रखें, या खांसते छींकते समय रुमाल से अपने मुंह को ढक लेना चाहिए। दूसरी बात, इसके उपचार के लिए क्या होता है दोस्तों? इसके उपचार के लिए सबसे पहले तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका लगाएं। बीसीजी बैसिलस कालमेट-गुरिन, इसका पूरा नाम होता है बीसीजी का बैसिलस कालमेट-गुरिन। कालमेट-गुरिन नामक एक वैज्ञानिक थे, उस वैज्ञानिक ने बीसीजी के टीके की खोज की थी, इसलिए इसका नाम रख दिया गया बीसीजी बैसिलस कालमेट-गुरिन। तो बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? टीबी के रोगी को दिया जाता है। और दोस्तों एक इसके लिए इंजेक्शन होता है जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है
ये इंजेक्शन किस रोगी को लगाया जाता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का संबंध किससे होता है? टीबी के रोगी से होता है। टीबी के उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है, और इसकी एक नवीनतम दवा आई है। आगे बात करूं, इसकी एक नवीनतम दवा, नई दवा अभी अभी जो लॉन्च हुई है, उसका नाम है विलिसिन। तो विलिसिन दवा भी किसकी होती है? टीबी की दवा का नाम है विलिसिन। दोस्तों, कुछ साल पहले तक टीबी को एक लाइलाज बीमारी माना जाता था कि भाई टीबी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आज अपन कह सकते हैं कि यदि कोई आदमी लगातार 5-6 महीने तक ट्रीटमेंट लेता है कंप्लीट, तो टीबी जो होती है वो जड़ से समाप्त हो जाती है। तो टीबी की नवीनतम दवा का नाम क्या है? विलिसिन। बीसीजी का टीका किसमें लगाया जाता है? टीबी में। स्ट्रेप्टोमाइसिन का टीका टीबी में। टीबी किससे होता है? जीवाणु से। टीबी के जीवाणु का क्या नाम है? ट्यूबरक्लोसिस। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस पे बनते हैं? टीबी पे बनते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, अपन अगले डिजीज पे चलते हैं। अगला जो रोग होता है, बैक्टीरियल डिजीज की बात कर रहे हैं। दूसरा जो रोग आता है, इसका नाम आपने लिखा था टाइफाइड। टाइफाइड, इसको क्या कहते हैं? आंत्रिय ज्वर, इंटेस्टाइन फीवर कहते हैं। किसे? टाइफाइड को कहते हैं दोस्तों आंत्रिय ज्वर कहते हैं। और ये जो टाइफाइड रोग होता है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु से होने वाला रोग है। किससे होता है टाइफाइड? जीवाणु से। और जीवाणु का नाम यहाँ पे लिख दिया था मैं, साल्मोनेला टाइफी। जीवाणु का नाम क्या हुआ यहाँ पे? साल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया होता है, और उस बैक्टीरिया से टाइफाइड जो रोग होता है ये फैलता है। अब ये टाइफाइड जो रोग होता है, इसके संक्रमण की बात करूं मैं कि ये टाइफाइड जो रोग होता है, इसका संक्रमण किससे होता है, यानी कि किसके द्वारा फैलेगा? तो इसका संक्रमण जो होता है, इसका जो वाहक होती है वो घरेलू मक्खियां होती है। इसका संक्रमण किससे होता है? घरेलू मक्खियों से। घर के अंदर जो मक्खियां होती है, वो मक्खियां यदि हमारे भोजन पे बैठ जाती है, या हमारे जो पानी पीते हैं पानी पे बैठ जाती है, तो ये पानी और जल को प्रदूषित कर देती है। और वो पानी और वो भोजन यदि अपन कर लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? टाइफाइड रोग हो जाता है। और इस टाइफाइड रोग के अंदर इंटेस्टाइन यानी कि आंत प्रभावित होती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? आंत्रिय ज्वर रखा गया। तो टाइफाइड का संबंध किससे है? जीवाणु से। कौन से जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफी से होता है। इसका संक्रमण किससे होता है भाई? घरेलू मक्खियों के द्वारा होता है। और भाई इसके जो लक्षण आते हैं, सिम्टम की हम बात करें, तो इस टाइफाइड के लक्षण जो होते हैं, वो लक्षण में क्या होता है? लक्षण में हम बात करें, रोगी को ठंड के साथ तेज बुखार आता है, सर दर्द रहता है, वोमिटिंग आती है, और अत्यधिक थकान और कमजोरी अनुभव करता है रोगी। ये इसके क्या होते हैं? लक्षण होते हैं टाइफाइड के। अब इसके बाद, लक्षणों के बाद हम बात करें कि इसके बचाव और उपचार के लिए क्या करें। बचाव के लिए, बचाव व उपचार, तो भाई पहली बात तो इसका संक्रमण जो होता है वो प्रदूषित जल और भोजन से होता है। तो जल और भोजन को ढककर रखना जाना चाहिए भाई, खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि इसका संक्रमण रोका जा सके। तो एक तो क्या होगा? जल और भोजन को ढककर रखे। और दूसरा जो होता है, इसके उपचार के लिए मैं बात करूं, तो इसके लिए एक दवाई आती है जिसका नाम होता है क्लोरोमाइसिटीन। कौन सी औषधियों का उपयोग किया जाता है? क्लोरोमाइसिटीन जो औषधियां होती है, वो टाइफाइड के पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें अपन। तीसरा जो रोग होता है, उसका नाम आपने पढ़ा टिटनस। टिटनस जो रोग होता है, ये भी किससे होता है? तो आपका आंसर क्या होगा भाई? ये भी जीवाणु जनित रोग है। और टिटनस के जीवाणु का जो नाम होता है वो होता है बैसिलस टिटेनी। बैसिलस टिटेनी। भाई बात करें टिटनस, टिटनस कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। किस जीवाणु से होता है? तो जीवाणु का नाम क्या है? बैसिलस टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। अब इसके अंदर आगे बात करें कि भाई इसके टिटनस के लक्षण क्या होंगे। तो लक्षण के लिए दोस्तों क्या होता है
कि इस रोग के अंदर क्या होगा कि रोगी का जो शरीर होता है वो पूरी तरीके से जकड़ जाता है, अकड़न पैदा हो जाती है, मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मांसपेशियों में जो फैलने और सिकुड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिससे पूरे शरीर में ऐंठन पैदा हो जाती है, जकड़ जाती है पूरी बॉडी। ये इसका क्या होता है, लक्षण होता है। फिर इसके बाद लक्षणों के बाद इसके बचाव और उपचार के लिए क्या करें, बचाव व उपचार। तो दोस्तों इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए, हमें एक तो क्या होता है टिटवैक का इंजेक्शन लगवाना, टिटवैक का इंजेक्शन, और एक इसमें क्या होता है डीपीटी का टीका लगवाना। बचाव उपचार के लिए क्या होता है, एक तो टिटवैक का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, कम से कम 3 बार टिटवैक का इंजेक्शन लगना चाहिए। और दूसरी बात इसमें क्या होता है डीपीटी, डीपीटी जो होता है ये देखो 3 रोगों में काम आता है। डी से डिप्थीरिया, पी से पार्टोसिस, पार्टोसिस मतलब काली खांसी होती है, और टी से क्या होता है टिटनेस। तो इन तीनों रोगों में काम आता है। तो डीपीटी का पूरा नाम क्या होगा, डिप्थीरिया पार्टोसिस टिटनेस जो रोग होता है, तो इस रोग के अंदर ही इसका टीके का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए कौन सा टीका लगवाएं, डीपीटी का और टिटवैक का, ठीक है। नेक्स्ट अगले रोग की बात करें अपन, अगला रोग आता है यहाँ पे हैजा। अगला रोग कौन सा होता है, हैजा। देखो दोस्तों हैजा के ऊपर कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है कि हैजा किससे होता है, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो आपका आंसर क्या होगा, जीवाणु से होता है। दूसरी बात कि हैजा का जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, उस जीवाणु का नाम क्या होता है। तो हैजे का जो जीवाणु होता है इसका नाम परीक्षा में कई बार आ चुका, तो विब्रियो कोलेरी। अच्छा क्वेश्चन है बहुत कि हैजे के जीवाणु का नाम क्या होता है, विब्रियो कोलेरी। तो देखो दोस्तों इन रोगों में आपको यही याद रखना है मुख्य रूप से कि ये रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है। तो जीवाणु से होता है तो भाई उस जीवाणु का नाम क्या है, तो इसके जीवाणु का नाम क्या होगा, विब्रियो कोलेरी होता है। अब अगली बात, सभी डिजीज में अपन यही पढ़ रहे हैं, अगला क्या आता है इसमें, इसका लक्षण क्या होता है। भाई हैजा का लक्षण क्या होता है, हैजा जो रोग होता है दोस्तों ये भी दूषित जल पीने से होता है। प्रदूषित जल यदि अपन पी लेते हैं तो उस प्रदूषित जल के साथ हमारी बॉडी में ये जो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु होता है, ये जीवाणु यदि प्रवेश कर जाता है तो उससे हैजा रोग होता है। हैजे में क्या होता है, बार बार वॉमिटिंग होती है, उल्टी आती है, बार बार लूज मोशन हो जाता है, दस्त लग जाते हैं हैजे के अंदर, और रोगी के अंदर जो जल की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन का जो खतरा होता है वो बना रहता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। इसके ये क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। मतलब शरीर में जल की कमी हो जाती है, उल्टी दस्त हो जाते हैं, रक्त का संचार धीमा हो जाता है, ये सब क्या होता है, हैजे के लक्षण होते हैं। फिर इसके बाद इसके बचाव और उपचार के लिए क्या करें भाई, बचाव है उपचार। तो वही इसके बचाव उपचार के लिए सबसे जो दूषित जल होगा उससे बचना होगा अपने को। जल को अपन उबाल कर पिए, जैसे जल को उबालेंगे, गर्म करेंगे तो उसके जो बैक्टीरिया होंगे, जीवाणु होंगे जल में, वो जीवाणु मर जाते हैं। फिर उस जल को छानकर और ठंडा करके फिर वो पानी हमें पीना चाहिए, तो उसके अंदर उस जल के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो एक तो जल को गर्म करके या उबाल कर पिए। दूसरी बात इसके उपचार के लिए भाई हैजे के टीके लगवाएं, हैजे के टीके लगवाएं। एक तो पानी को गर्म करके पीना चाहिए, और दूसरा इसके उपचार के लिए हम क्या करें, हैजे के टीके लगवाने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला जो रोग आता है इसका नाम होता है अपना निमोनिया। निमोनिया जो रोग होता है इसके अंदर हम बात करें, पहली बात तो निमोनिया रोग किससे होता है भाई, बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। फिर आपसे पूछेगा भी जीवाणु का नाम क्या होता है, किस जीवाणु से होता है निमोनिया। तो इस जीवाणु का नाम आपको याद रखना है दोस्तों, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। पहला क्वेश्चन, निमोनिया रोग किससे होता है, जीवाणु से। जीवाणु का नाम आपसे पूछा जाए तो जीवाणु का नाम होता है डिप्लोकोकस
न्यूमोनी, ये एक बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, निमोनिया रोग होता है। अब इस निमोनिया के बाद वही इसके लक्षणों की बात करें कि निमोनिया के रोगी के लक्षण क्या क्या आते हैं शरीर के अंदर, तो इसके लक्षण में सबसे पहला लक्षण आता है रोगी को तेज ठंड लगती है और ठंड के साथ फिर तेज बुखार आता है। दूसरी बात कि रोगी के जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उन फेफड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, सोजन आ जाता है, और फेफड़ों में सोजन आता है तो फेफड़े भाई हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, श्वसन अंग होते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये इसके लक्षण हुए कि फेफड़ों में सोजन आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ठंड के साथ तेज बुखार आता है। ये किसके लक्षण है, ये निमोनिया के लक्षण होते हैं। ठीक है, फिर इसके बचाव और उपचार की बात करें तो बचाव और उपचार में दोस्तों क्या होगा कि बचाव के लिए क्या करें, बचाव और उपचार में हमें क्या करना चाहिए कि एक तो रोगी को ठंड से बचानी चाहिए। ठीक है, सबसे जरूरी तो रोगी को ठंड से बचाना चाहिए, और दूसरा भाई डॉक्टर की सलाह से जो उचित एंटीबायोटिक औषधियां होती हैं, प्रतिजैविक औषधियां होती है, उनका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगले रोग की बात करें, अगला जो रोग आता है इसका नाम है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो रोग होता है वो दोस्तों किससे होता है, तो पहली बात तो भाई ये बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु से होने वाला रोग है, और इसके जीवाणु का नाम है बैक्टीरियम डिप्थीरिया। बैक्टीरियम डिप्थीरिया रोग के नाम से इसके जीवाणु का नाम है बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक एक जीवाणु होता है, और उस जीवाणु से ये रोग होता है डिप्थीरिया। फिर इसके बाद भाई इसमें सिम्टम क्या क्या आएंगे, रोगी के क्या लक्षण होते हैं, तो दोस्तों देखो डिप्थीरिया जो रोग होता है इसमें क्या होता है कि रोगी का जो गला होता है, थ्रोट होता है, उसमें एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बन जाती है, एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, और उस कृत्रिम झिल्ली बनने के कारण रोगी का दम घुटने लगता है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए इसको दम घोटू या गल घोटू रोग भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें कृत्रिम झिल्ली बन गई, जब मेम्ब्रेन बन गई गले में तो सांस लेने में रोगी को तकलीफ होती है। तो ये क्या होता है, इसका लक्षण होता है। और इसके बचाव और उपचार की बात करें तो इसके उपचार के लिए जो एंटीबायोटिक होती है उसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक औषधि है, एक प्रतिजैविक औषधि है, उस औषधि का उपयोग करना चाहिए। और दूसरा दोस्तों इसके अंदर क्या भाई, डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका मतलब डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस, तो डिप्थीरिया के अंदर भी ये काम आ रहा है, तो इसके लिए डीपीटी का टीका लगवाएं। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक औषधियां होती है उनका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, चलो अगले रोग की बात करते हैं अपन। अगला रोग होता है दोस्तों कोढ़। कोढ़ जो रोग होता है, पहला क्वेश्चन कि भाई किससे होता है ये रोग, तो आपका आंसर क्या होगा, बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। और कोढ़ का ये क्वेश्चन भी पूछता है परीक्षा में कि कोढ़ के जीवाणु का नाम क्या होता है। तो दोस्तों आपको जीवाणु के नाम याद रखने हैं कि ये जो रोग होते हैं ये किससे होते हैं, जीवाणु से। जीवाणु से होता है तो इन जीवाणुओं के नाम क्या क्या होते हैं, और मोस्ट चीजों में इनमें कौन सी मेडिसिन दी जाती है, कौन से टीके लगवाए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो जीवाणु जो होता है इसका नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री। आपको नाम याद रखना है, लैप्री। किससे होता है ये, माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री नामक एक जीवाणु होता है, और उस जीवाणु से क्या, कोढ़ रोग होता है। ठीक है दोस्तों, इस कोढ़ में देखो होता क्या है, ये जो कोढ़ रोग होगा इसके सिम्टम क्या क्या आएंगे, इसके लक्षणों की हम बात करें तो इसके लक्षण जो होते हैं पूरे शरीर के ऊपर छोटे छोटे पहले छाले हो जाते हैं, और फिर छाले होने के बाद वहां पे लगातार जैसे वो छाले फूटते हैं तो उनमें से जो लिक्विड निकलेगा, जो पानी निकलेगा, वो बॉडी पे जहां भी टच होगा पूरी बॉडी के ऊपर घाव ही घाव हो जाते हैं। मतलब आदमी की ये हालत होती है, पूरा शरीर सड़ने लगता है, घाव घाव हो जाते हैं पूरी बॉडी के ऊपर। इस रोग को हम क्या कहते हैं, कोढ़ रोग कहते हैं। ठीक है, इसके बचाव और उपचार के लिए क्या होता है, बचाव और उपचार की बात करें तो इसके बचाव के लिए क्या करें भाई, एक तो रोगी को स्वस्थ व्यक्तियों से दूर रखना चाहिए।
भाई रोगी का उपयोग किया हुआ सामान दूसरा कोई भी स्वस्थ आदमी ना करे, क्योंकि उसका उपयोग किया हुआ सामान आप अगर उपयोग करोगे तो आपके शरीर के अंदर भी वो बैक्टीरिया चला जाता है। तो रोगी को दूर रखे स्वस्थ व्यक्तियों से। दूसरी बात, इसके लिए कुछ दवाइयां होती है, उन दवाइयों के नाम मैं लिख रहा हूं। एक होती है डेप्सोन और एक होती है फास्फाजिन। डेप्सोन और फास्फाजिन औषधि दी जाती है। इसमें डेप्सोन और फास्फाजिन औषधि और उचित जो एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह होती है उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की डिजीज थी? कोड किससे होता है? जीवाणु से। जीवाणु का नाम पूछे तो क्या बताओगे? माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री होता है। और डेप्सोन और फास्फाजिन जो मेडिसिन होती है उनका इसमें उपयोग किया गया। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं अपन। अगला जो रोग आता है इसका नाम होता है सिफिलिस। सिफिलिस जो रोग होता है दोस्तों, ये जो रोग होता है ये किससे होता है? जीवाणु से। जीवाणु का नाम क्या होता है? ट्रेपोनमा पैलिडम। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है कि सिफिलिस जो रोग होता है वो किस जीवाणु से होता है? तो जीवाणु का नाम यहाँ पे है ट्रापोनामा पैलिडम। अब ये जो सिफिलिस रोग होता है, ये पहली बात तो ये जो रोग होता है ये किस में होता है? ये रोग पुरुषों में होता है। किसमें होता है? पुरुषों में होता है। इस रोग में क्या होता है? पुरुषों का जो जनन अंग होता है उन जनन अंगों के ऊपर लाल लाल दाने दाने हो जाते हैं और फिर वो दाने पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाते हैं। इस रोग को अपन क्या कहते हैं? सिफिलिस कहते हैं। ठीक है, और इस रोग में बचाव और उपचार की हम बात करें तो इसके बचाव और उपचार के लिए उपचार के लिए इसके अंदर क्या होता है कि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक औषधियां होती है, पेनिसिलिन जो औषधि होती है एंटीबायोटिक होती है उसका उपयोग करें और डॉक्टर की सलाह से जो उचित औषधियां दी जाती है उनका उपयोग करना चाहिए। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन काम के कि भी सिफिलिस जो रोग होता है किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। जीवाणु का नाम पूछेगा ट्रापोनामा पैलिडम होता है। सिफिलिस रोग किसमें होता है? तो बताओगे पुरुषों में। और पुरुषों में ये एक प्रकार की सेक्सुअल डिजीज है, अपन ये कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो रोग आता है इस रोग का नाम है गोनोरिया। देखिए दोस्तों, गोनोरिया जो रोग होता है ना, ये जो रोग होगा ये रोग किससे होता है? जीवाणु से। किससे होता है? जीवाणु। अपन बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं सारे, और इस जीवाणु का नाम होता है नाइसीरिया गोनोरियाई। गोनोरियाई किससे होता है? नाइसीरिया गोनोरियाई नामक एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है, और उस जीवाणु से ये रोग होता है। कौन सा? तो आप बताओगे गोनोरिया। दूसरी बात दोस्तों, ये जो रोग होता है ये रोग महिलाओं में होता है। ये रोग किस में होता है? ये महिलाओं में होता है। यानी कि मैं ये कह दूं ये महिलाओं के अंदर एक जो सेक्सुअल डिजीज होती है उस डिजीज के अंदर आता है। ये जनन अंगों से रिलेटेड जो रोग है ये महिलाओं में कौन सा होता है? गोनोरियाई होता है। और दोस्तों इस रोग में सिम्टम क्या होता है? इस रोग से पीड़ित जो महिला होगी इस महिला में क्या लक्षण आएंगे? तो लक्षणों की बात करूं तो इसमें क्या होता है? महिलाओं के जो हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं, हड्डियों के जोड़ों में तेज दर्द होता है। एक तो क्या होता है? हड्डियों के जॉइंट्स जो होते हैं, जोड़े जो होते हैं, उन जोड़ों में तेज दर्द होता है। और दूसरा दोस्तों, इस रोग से जो पीड़ित महिला होती है वो महिला मां नहीं बन सकती। इस महिला के शारीरिक विकास जो होता है उनमें वेरिएशंस आते हैं, डिफिशियंसी आ जाती है, जिसके कारण ये जो महिला होगी ये मां नहीं बन सकती। किस रोग में? गोनोरियाई जो रोग होता है इसके अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले रोग पे चले अपन। अगला रोग होता है दोस्तों प्लेग।
प्लेग जो रोग होता है, ये रोग की पहली बात किससे होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये रोग होता है जीवाणु से। और दोस्तों जीवाणु का नाम पूछे तो जीवाणु का नाम क्या होता है, बैसिलस पेस्टिस, बैसिलस पेस्टिस। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, प्लेग जो रोग होता है वो किससे होता है, जीवाणु से होता है। जीवाणु का नाम पूछे, बैसिलस पेस्टिस होता है। दूसरी बात दोस्तों, इसका पूछा जाता है कि भाई इस प्लेग जो रोग होता है इसका संक्रमण किससे होता है, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। तो इसका संक्रमण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, चूहों द्वारा होता है। किसके द्वारा फैलता है प्लेग रोग जो होता है, वो चूहों के द्वारा फैलता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें रोगी में क्या सिम्टम आएंगे प्लेग रोग के अंदर, तो इसमें क्या होता है कि रोगी के जो ग्रंथियां होती है, ग्लैंड जो होती है, विशेषकर कहा कि गर्दन की और थाइस की, यानी कि जांग और गर्दन की ग्रंथियों में क्या आ जाता है, सोजन आ जाता है। ये इसका सबसे प्रमुख लक्षण होता है प्लेग रोग का। और दोस्तों इसके बचाव और उपचार की हम बात करें, बचाव व उपचार की हम बात करें तो इसके बचाव के लिए सबसे पहले तो चूहों से सुरक्षा करनी चाहिए, और दूसरा इसके उपचार के लिए जो सल्फा ड्रग्स औषधियां होती है उनका उपयोग किया जाता है। कौन सी मेडिसिन दी जाती है इसमें, सल्फा ड्रग्स मेडिसिन जो होती है उसका उपयोग किया जाता है, और चूहों से इसमें सुरक्षा करनी चाहिए ताकि प्लेग जो रोग होता है उसको फैलने से रोका जा सके। ठीक है, तो दोस्तों ये जो रोग पढ़े अपन ने, ये 10 रोग अपन ने किस प्रकार के रोग पढ़े, ये बैक्टीरियल डिजीज पढ़े, ये सारे के सारे जीवाणु से होने वाले रोग है। इसमें जो परीक्षा में जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो जीवाणु जनित रोगों के अंदर हमने बात की टीबी की, टाइफाइड, टिटनस, हैजा, निमोनिया, डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, गोनोरिया, कोड, ये सब किस प्रकार के रोग थे, ये बैक्टीरियल डिजीज थे, जीवाणु से। और जीवाणु से होने वाले रोग किस किस जीवाणु से होते, तो जीवाणु के नाम आपने देखे। फिर दूसरी बात इसके अंदर अपन ने पढ़ा कि भाई ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इन जीवाणु के लक्षण क्या क्या आते हैं, और ये जो सिम्टम आते हैं, लक्षण आते हैं, इन लक्षणों के बचाव और उपचार के लिए हमें कौन सी दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, ये सारी चीजें अपन ने इस चैप्टर में पढ़ी। ठीक है, अब आगे अपन बात करें कि भाई ये जो रोग थे ये तो सारे बैक्टीरियल डिजीज थे, जीवाणु से होने वाले रोग थे, और भी तो बहुत सारे रोगाणु होते हैं। तो आगे हम बात करेंगे जो वायरस से होने वाले रोग है, विषाणु से कौन कौन से रोग फैलते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसी तरह से उसके अंदर बात करेंगे कि ये भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है, संक्रामक रोग होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते जाएंगे। और इन रोगों में बात करते हैं अपन, दूसरे जो रोग होते हैं वो तो बैक्टीरियल डिजीज थे। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे विषाणु जनित रोग, मतलब वायरल डिजीज, विषाणु जनित रोग। विषाणु भी क्या होते हैं, ये भी माइक्रोबस होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे जीव होते हैं जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते। तो दोस्तों वायरल डिजीज के बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।